जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे सेरो सरणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और हम आ चुके हैं पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन के पार्ट नंबर 3 के साथ में आप सभी के सामने लाइव हैं। तो मैं चाहूंगा फटाफट से हमारी पूरी आर्मी पूरे जोश के साथ में लाइव आ जाए और फिर हम स्टार्ट कर दें आज का हमारा बेहतरीन वाला पोर्शन पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। और आज की इस क्लास के साथ में ही हम इस टॉपिक को बाइंड अप करने वाले हैं, है ना। कल से फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हो सकता है वो सर्किल हो या फिर हो सकता है कि 1 घंटे की क्लास के अंदर वो फिनिश हो जाए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कल की जो क्लास है वो आपकी 1 घंटे की और आए, फिर उसके बाद में क्लास का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा वापस बढ़ा दिया जाए, 1.5 घंटे की क्लास कर दी जाए। तो आप अपने बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको बेहतरीन लेवल पर सारी चीजें हम डिलीवर करने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 3 की स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा मेरे से ऑफलाइन हमसे मिलकर ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, उसकी दिली इच्छा हो कि हाँ सर ऑफलाइन में हमारे और डाउट क्लियर हो जाएंगे और डाउट वगैरह, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह काफी चीजें वहां पर हुआ करती है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 15 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून के लिए। तो वहां पे 2 टाइप के बैचेज रहेंगे, एक तो 10th पास बच्चों के लिए जिनको फाउंडेशन कोर्सेज हम बोला करते हैं, तो फाउंडेशन कोर्स के साथ में भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें 11th एंड 12th के साथ में आप बोर्ड वाले सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, बोर्ड की प्रिपरेशन भी बेहतरीन होगी और एनडीए के लिए भी आप बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। एमसीक्यूज, थ्योरेटिकल, मतलब हर टाइप का जो क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी फाउंडेशन वाले बैच में हो जाएगी। दूसरा बैच टारगेट जो बैच है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट है ना। तो टारगेट बैच के साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन लेवल पर आपको कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट डिलीवर करने की जिम्मेदारी इस बार हमारी है। तो आपको बेहतरीन लेवल का कॉन्सेप्ट हम ऑफलाइन के अंदर भी पढ़ाएंगे। हाँ, मैं ही पढ़ाऊंगा, वहां पे भी ऑफलाइन ही पढ़ाऊंगा, ठीक है भाइयों। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेकिन चाहूंगा उससे पहले एक बार कमेंट वाले सेक्शन में आप लोग टाइप कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। फिर इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। क्लास के अंदर हमने जो डिस्कस करा था वो इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में डिस्कस करा था, है ना, लाइंस की इक्वेशन। उसके अंदर से जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है लाइंस की इक्वेशन का, और वो है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। तो आप आगे हेडिंग डालिए, इंटरसेप्ट फॉर्म की लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन हमारे पास बेसिकली हुआ करती है, और वो लाइन इस तरीके से होती है जिसका एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो हमें दे रखा होता है, जिसका वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो दे रखा होता है, ठीक है। अगर कोई लाइन का एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट दे रखा हो, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट अगर दे रखा हो, और अगर आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन रहेगी हमारे पास एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी बराबर 1 रहेगा। ये होगा हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर ए इंटरसेप्ट कट करने वाली और वाई एक्सिस के ऊपर बी इंटरसेप्ट कट करने वाली लाइन की इक्वेशन। ये वाला जो पॉइंट है ओरिजिन है 0,0 है, ये ए डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो a,0 रहेगा, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास 0,b रहेगा। यहां से यहां तक एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, ये है वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है, और ये है इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस है, इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस, जिसको हम बोल सकते हैं √a² + b² होगा, ठीक है। इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। कोई भी लाइन जो एक्सो के साथ में जो ट्राइंगल फॉर्म करती है, जिसके इंटरसेप्ट दे रखे हैं, एक्स एक्सो के ऊपर काटे गए अंतःखंड अगर दे रखे हैं, तो अगर आपको पूछ लिया जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOAB, अगर पूछ लिया जाए, अगर ये वाला पॉइंट O है, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट अगर B है, तो इस ट्राइंगल का अगर आपको एरिया पूछ लिया जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो वो होगा हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको पूछ लिया जाए सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल OAB, सेंट्रोइड पूछ लिया जाए, तो सेंट्रोइड क्या होगा, सेंट्रोइड होगा हमारे पास A/3 एंड B/3, ये हमारे पास आ जाएगा सेंट्रोइड, ठीक है। इन तीनों को प्लस करके हम 3 से डिवाइड, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा सेंट्रोइड आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का अगर सरकम सेंटर हमें निकालना हो, परी केंद्र निकालना हो, तो परी केंद्र होता है 90 डिग्री के ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। ये रहा हमारे पास हाइपोटेनियस, और इस हाइपोटेनियस का अगर हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो वो होगा हमारे पास सरकम सेंटर रहेगा। सरकम सेंटर परी केंद्र के निर्देशांक रहेंगे हमारे पास A/2 एंड B/2 रहेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल सकती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके लिए कुछ एक लॉजिक मैं आपको समझा दूं, वो वाले लॉजिक
लॉजिक समझ जाओ। अगर आपको कई बार ऐसा दे रखा होगा, आप उस लाइन की इक्वेशन बनाइए जिसका एक्सो के ऊपर, एक्सो के बीच में जिसका जो इंटरसेप्ट है उसका मिड पॉइंट आपको गिवन है। एक्सो के बीच का मिड पॉइंट अगर गिवन है, मिड पॉइंट अगर आपको दे रखा है x1 y1, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी? तो इस केस में इस लाइन की इक्वेशन रहेगी x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 और इक्वल टू क्या रहेगा? 2 रहेगा। अगर कोई भी लाइन एक्सो के बीच में जितना इंटरसेप्ट कट करती है उस इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट अगर दे रखा हो और लाइन की इक्वेशन हमें बनानी हो, तो वो लाइन की इक्वेशन इक्वल टू 2 बन जाएगी। अगर कई बार आपको ऐसा दे रखा होगा कि कोई भी लाइन एक्सो के साथ में जो इंटरस ट्राइंगल बनाती है, कोई भी लाइन एक्स एक्स और वाई एक्स के साथ में जो ट्राइंगल बनाती है, उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड यदि आपको दे रखा हो, सेंट्रोइड गिवन है, इस केस में सेंट्रोइड गिवन है, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, तो इस केस में इस लाइन की इक्वेशन जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 और इक्वल टू कितना रहेगा? 3 रहेगा। मतलब दोनों के अंदर फर्क है। अगर आपको इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट दे रखा है तो बराबर में 2 रखोगे। अगर आपको कोई भी लाइन एक्सो के साथ में जो ट्राइंगल फॉर्म करती है उसका सेंट्रोइड दे रखा है तो इक्वल में आप क्या रखोगे जी? 3 रखोगे। ठीक है, ये डायरेक्ट अप्रोच आपको रखनी है क्वेश्चंस के अंदर। और क्वेश्चंस जो है वो पेपर में कैसे कैसे आया करते हैं, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आया करते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है और ये जो लाइन है वो एक पॉइंट से होकर पास होती है। मान लो कि वो जो पॉइंट है वो हमें दे रखा है 4,5 है और आपको बोला गया है कि x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो y का डबल है। x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो y का डबल है। x एक्सिस के इंटरसेप्ट को बेसिकली a मानते हैं, y के इंटरसेप्ट को हम b मानते हैं। आपको बोला गया है कि एक रेखा जो 4,5 से पास होती है जिसका x एक्स का जो इंटरसेप्ट है वो y का डबल है, तो उस केस में लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी इंटरसेप्ट क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ जाता है तो लाइन की इक्वेशन ऐसे होती है, x अपॉन a y अपॉन b बराबर क्या होता है? 1। यहां से आप a का वैल्यू पुट कर दो, कितना है? 2b। 2b जैसे ही पुट करोगे तो आएगा x अपॉन 2b प्लस y अपॉन b बराबर में कितना आएगा? 1। आप इस पूरे को 2b से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x प्लस का 2y बराबर कितना आ जाएगा? 2b आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये जो लाइन है वो कहां से पास होती है? ये लाइन पास होती है 4,5 से। तो 4,5 आप इसके अंदर पुट करो, b की वैल्यू निकाल लो। 4 पुट किया, 5 पुट किया तो आ जाएगा 10 और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2b। यहां से b की वैल्यू अगर हम निकालें तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। b का वैल्यू 7 अगर हम यहां से पुट करेंगे तो लाइन की इक्वेशन रहेगी x प्लस का 2y बराबर 14। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। आगे की बात समझ में है? अच्छा, और जो इसका क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे मान लो कि आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक्सो के बीच में ये पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट आपको दे रखा है। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है जिसका एक्सो के बीच का मिड पॉइंट आपको गिवन है और वो मिड पॉइंट आपको दे रखा है 3,4 दे रखा है। बताओ लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी? एक्सो के बीच में जो इंटरसेप्ट कट किया जा रहा है उसका मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट दे रखा होता है तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या होगा? x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 और इक्वल टू कितना होता है? 2। ये हमारे पास ऐसी लाइन की इक्वेशन होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक टाइप का जो क्वेश्चन है वो ऐसा आता है कि आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसका एक्सो के बीच का जो इंटरसेप्ट है, ये एक्सो के बीच का जो इंटरसेप्ट है इस पॉइंट के ऊपर 1:2 में डिवाइड होता है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है ये आपको नहीं दे रखा है, मान के चलो कि ये वाला पॉइंट आपको 1:2 के अंदर डिवाइड होता है। इस पॉइंट के ऊपर एक्सो के बीच का जो इंटरसेप्ट है वो 1:2 में डिवाइड होता है, और ये जो पॉइंट है मान लो कि ये वाला पॉइंट है हमारे पास 2,3 मान लो में, है ना? ऐसा है। बताओ एक रेखा 2,3 से होकर गुजरती है जिसका एक्सो के बीच का जो इंटरसेप्ट है इस बिंदु पर 1:2 में डिवाइड होता है। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन बन जाता है ये। तो इसके 2 पार्ट हमारे पास बनते हैं। अगर ये वाला पॉइंट मैं a,0 मान लूं और ये वाला पॉइंट अगर मैं 0,b मान लूं, x एक्सिस का इंटरसेप्ट a है, y का इंटरसेप्ट b है, तो अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो x अपॉन a y अपॉन b बराबर 1 होगा। लेकिन a और b का वैल्यू निकालने का दूसरा फंडा काम में आएगा। पहले तो मिड पॉइंट दे रखा था तो हम a को रखा, b को रखा, बराबर में 2 रख लिया, वो तो चल जाता था। लेकिन यहां पर नहीं चलेगा, आपको रेशियो के अंदर दे रखा है, इंटरसेप्ट भी रेशियो में दे रखा है। ऐसे केस में आपको a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। a और b का वैल्यू निकालने का तरीका समझना, a और b का वैल्यू आया आप आराम से कर
पकड़ लोगे। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट मैं सी मान लेता हूँ। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a,0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,b है, और ये जो पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। अब 1:2 के दो केस बनते हैं कि 1 इधर है कि इधर है पता नहीं, तो हाल फिलहाल तो आप ए की तरफ तो 2 मान लो और इसकी तरफ 1 मान लो। ठीक है, ए और बी का वैल्यू मुझे निकालना है। ये वाला पॉइंट भी हमें दे रखा है 3,4। तो पहले तो 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकालेंगे। इसको रेशियो को इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, a/3 आ जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b/3 आ जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास आया सी, और हमें सी पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है 3,4। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे इसको इससे, तो a इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 9। इसको कंपैरिजन करेंगे इससे तो b इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 6। a और b का वैल्यू आया। इस केस में लाइन की इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, x/9 प्लस का y/6 और बराबर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ऐसे केस में लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आपको 1:2 ये मैंने लिख दिया है, लेकिन ऐसे केस में मैं बता दूं आपको 2 टाइप की लाइन बनेगी। ये रेशियो 1 किधर लेना है, 1 x की तरफ लेना है या y की तरफ लेना है। वैसे अगर एक ही ऑप्शन हो तब तो छोटा रेशियो x की तरफ लेते हैं। ठीक है, और अगर 2 ऑप्शन है तो एक तो हम 1:2 में करेंगे, एक हम इन्हीं को 2:1 मान के करेंगे। पहले हमने 2 वाला a की तरफ माना है, अब हम a की तरफ 1:2 मानकर करेंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे। ये वाला पॉइंट है हमारे पास 3,4, ये वाला पॉइंट है a,0, ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0,b है। यहां से अगर हम पॉइंट निकालते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास 2a/3 और हमारे पास कितना आ जाएगा b/3 आ जाएगा। आप कंपेयर करिए इसको इससे, a का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। इसको इससे कंपेयर करोगे तो b इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 12। a और b का वैल्यू ये। तो ऐसे टाइप में 2 टाइप की लाइन बनेगी। मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि अगर आपको एक ही ऑप्शन है तो छोटा वाला रेशियो, ये वाली कंडीशन से आपका आंसर आएगा, दिखेगा पेपर में। ऑलमोस्ट जो ऑथेंटिक बुक है जिनमें सिंगल टाइप का क्वेश्चन होता है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन होता है, उसमें तो आंसर आपको इससे मिल जाएगा। लेकिन जो मोर देन 1 करेक्ट आंसर होते हैं और थोड़ी सी और ऑथेंटिक बुक्स होती है, उनके अंदर ये वाला भी आंसर हो सकता है, ये वाला भी आंसर हो सकता है। आपके लेवल पर एक ऑप्शन है तो ये वाले केस से आएगा, और अगर दोनों ऑप्शन है तो फिर दोनों तरीके आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर रेशियो के अंदर अगर कहीं पर दे रखा है इंटरसेप्ट रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तब ऐसा वाला केस बन जाता है। एक हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एक लाइन जो है, एक लाइन 3,4 से तो पास हो रही है, एक लाइन 3,4 से पास हो रही है, और इसके अंदर एक और चीज और दे रखी है आपको, सम ऑफ इंटरसेप्ट बराबर आपको दे रखा है 14 दे रखा है। एक रेखा 3,4 से गुजरती है जिसका एक्सो के ऊपर काटे गए अंतःखंडों का योगफल है 14। तो बताओ लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी। तो फिर इस केस में देखो, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट a है, y का इंटरसेप्ट b है, आपको सम ऑफ इंटरसेप्ट दे रखा है, मतलब a प्लस b बराबर कितना है 14 है। यहां से b का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 14 माइनस a आ जाएगा। और इक्वेशन अगर आप निकालते हो तो इक्वेशन रहेगी x/a y/b, b का मतलब 14 माइनस a और बराबर में कितना आएगा 1। ये लाइन कहां से पास होगी, ये लाइन पास हो रही है 3 और 4 से। जब आप इसमें 3 पुट करोगे तो आ जाएगा 3/a, y का वैल्यू कितना 4, तो आ जाएगा 4/14 माइनस a बराबर में क्या आएगा 1। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आएगा हमारे पास 42 माइनस का 3a और प्लस का आ जाएगा 4a बराबर आ जाएगा a इंटू 14 माइनस का a आ जाएगा। क्लियर हो गया। आप इस पूरे को सोल्व कर लो। पूरे को सोल्व करके आपको a का वैल्यू निकालना है। a के 2 वैल्यूज आएंगे और a वाले जो वैल्यूज है आप यहां पे पुट करोगे तो b के वैल्यूज आ जाएंगे। आगे की बात समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चंस का थोड़ा सा ध्यान रखना। सम ऑफ इंटरसेप्ट भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। चलो जी, आगे आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है वो है नॉर्मल फॉर्म की लाइन की इक्वेशन। नॉर्मल फॉर्म की लाइन, नॉर्मल का मतलब है अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण। एनडीए सेकंड 2024 में क्वेश्चन यहीं से आ गया और बिल्कुल बेसिक सी इक्वेशन थी। क्या होता है नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन, ये वाला होता है। ये लाइन है और इस लाइन के ऊपर आपको दे रखा होता है कि ओरिजिन से यदि हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो तो है P। यहां से इस पॉइंट से ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है हमने, लंब डाला है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी P, और इस नॉर्मल का एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा। तो आपको पूछा जाएगा बताओ इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी। तो ऐसे केस में इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होगी एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा और बराबर में कितना होगा P होगा। ये है हमारे पास नॉर्मल
नॉर्मल फॉर्म की लाइन की इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म की लाइन की इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p नॉर्मल फॉर्म की लाइन की इक्वेशन है। आ गई होगी बात समझ में आपको, है ना। लेकिन ध्यान रखना अल्फा क्या है, p क्या है। p क्या है, इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है अल्फा। भाई थीटा नहीं है, स्लोप नहीं है, अल्फा है। इस लाइन के ऊपर यदि आप परपेंडिकुलर डालते हो ना, लंब डालते हो, एक्स एक्सिस यहां से ओरिजिन से, उस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ में बना हुआ एंगल है अल्फा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन जो हमारे पास पेपर में आया वो ये था कि एक लाइन जो है, एक लाइन की इक्वेशन पहले आपको निकालनी है जिसका एक्स, जिसके ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो 15 डिग्री का एंगल बनाता है और जो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस है वो है 5। ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5 और ओरिजिन से जो हमने परपेंडिकुलर डाला है वो एक्स एक्सिस के साथ में 15 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बताओ, पहले तो लाइन की इक्वेशन बताओ। आपको पूछा गया था सम ऑफ इंटरसेप्ट, पूछा गया था कि इस रेखा के द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योगफल निकालना है। पहले लाइन की इक्वेशन बनाते हैं। लाइन की इक्वेशन होगी एक्स कोस 15 प्लस वाई साइन 15 और इक्वल टू कितना होगा p, और p का वैल्यू कितना है 5 है। अगर आपको इंटरसेप्ट निकालने हैं, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालना है, ये वाला निकालना है, तो ऐसे केस में इस लाइन के अंदर y इक्वल टू 0 पुट कर दो। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट आपको निकालना है तो आप y बराबर 0 पुट कर दो, तो x बराबर आएगा हमारे पास 5 अपॉन कोस 15 आ जाएगा और वास्तव में यही होगा हमारा a के बराबर, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट रहेगा। दूसरा, यदि आपको मैं बोल दूं कि इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस अगर आपको निकालना है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालना है, तो ऐसे केस में x बराबर क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। x बराबर 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू जो आप निकालोगे वो आएगा b, और b बराबर होगा हमारे पास 5 अपॉन साइन 15 रहेगा। ये हमारे पास b का वैल्यू, आपको इन दोनों को प्लस करना है। जैसे ही दोनों को प्लस करोगे, a प्लस का b करोगे तो आएगा a प्लस का b बराबर होगा 5 अपॉन कोस 15 प्लस 5 अपॉन साइन 15। केवल आपको साइन 15 कोस 15 का वैल्यू पुट करना है और यही हमारा क्वेश्चन एनडीए सेकंड 2024 का क्वेश्चन है। एनडीए सेकंड, अब तुम देख लो भाई कैसे लेवल के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। आपको अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है ना तो आप आराम से कर सकते हो। इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। अच्छा, कोई भी लाइन को नॉर्मल फॉर्म में अगर चेंज करना हो तो वो भी देख लो कि कैसे किया जाता है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये लाइन है हमारे पास ax प्लस का by प्लस का c बराबर है 0। ये है जनरल फॉर्म की लाइन की इक्वेशन है। इस जनरल फॉर्म की लाइन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना हो, पहले कांस्टेंट का ट्रांसफर करेंगे। कांस्टेंट का ट्रांसफर करोगे तो आएगा ax प्लस का by और बराबर माइनस c। ये c प्लस का रहना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का ax माइनस का by बराबर में क्या रहेगा, c रहेगा। ये है हमारे पास जनरल फॉर्म की लाइन। इस लाइन में आप रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड कर दो। रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो माइनस का a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इंटू होगा x, माइनस का b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इंटू होगा y और बराबर होगा हमारे पास c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे केस में यहां पर ये जो x के मल्टीपल में जो टर्म आती है दैट इज कॉल्ड कोस अल्फा, और y के मल्टीपल में जो टर्म हमारे पास आती है वो होती है साइन अल्फा, और जो इक्वल के अंदर हमारे पास टर्म आती है दैट इज p, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आपको बोल दिया जाएगा कि इस रेखा के ऊपर मूल बिंदु से डाला गया लंब कितना एंगल बनाता है, तो ये कोस अल्फा का काम करेगा, ये साइन अल्फा का काम करेगा। आप टेन अल्फा निकाल लेना। टेन अल्फा कितना आ जाएगा, टेन अल्फा आ जाएगा b अपॉन ए। अल्फा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स b अपॉन ए। मैं स्लोप नहीं निकाल रहा हूं, फिर बता दूं आपको, मैं स्लोप नहीं निकाल रहा हूं। इस लाइन का जो स्लोप है ना, इस लाइन का जो स्लोप है वो होगा टेन इनवर्स, है ना, x का कोफिशिएंट। टेन थीटा बराबर होता है माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। स्लोप ये है, थीटा होता है स्लोप में। और देखो एंगल में क्या फर्क है, जैसे कोई लाइन है ये वाली और ये x अक्ष के साथ में इतना एंगल बना रही है, ये तो काम करेगा स्लोप में। और इस लाइन के ऊपर अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं, हमें ये वाला एंगल पूछा है ना कि ये वाला, स्लोप नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इसका परपेंडिकुलर एक्स अक्ष के साथ में कितना एंगल बनाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर एक्स अक्ष के साथ में अल्फा एंगल बनाता है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन करके फिर करते हैं। फंस मत जाना, फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन बेसिक है, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन आ सकता है, घूम मत जाना तुम, ठीक है। चलो जी, अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट निकालनी हो तो वो कैसे निकाले।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट से अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो, कोई जरूरी है क्या हम इस वाली फॉर्म में चेंज करें लाइन की इक्वेशन को और फिर ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी ना? कोई जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट भी लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई लाइन है और लाइन की इक्वेशन है ax प्लस का by प्लस का c, ये लाइन की इक्वेशन है और पॉइंट है हमारे पास x1 y1। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो तो वो क्या होगी, p। इसको p माना करते हैं, p हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ऐसी रहेगी ax1 प्लस का by1 और प्लस का होगा c बटे √a² प्लस b²। बात आपको समझ में आ गई होगी। ax1 प्लस by1 प्लस c बटे √a² प्लस b²। किसी भी पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो ये फॉर्मूला होता है। हमसे ऐसा भी पूछा जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछा जाता है कई बार। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई हमसे पूछ ली जाती है। जब मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पूछी जाए तो x1 y1 0 रहेगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास c बटे √a² प्लस b²। ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई रहेगी। हाँ जी बताओ, समझ में आ गई क्या बात है? मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई में कांस्टेंट बटे √a² b² कर देते हैं। ये का यही फॉर्मूला पता है 3D में काम में आता है। 3D के अंदर यहाँ पर cz प्लस का d लिखा हुआ होता है और यहाँ पर c² आ जाता है, यहाँ पे d आ जाता है। पूरा का पूरा वही पैटर्न है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आगे आप लिखिए एंगल बिटवीन टू लाइन्स, इंपॉर्टेंट है भाई। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, अगर आपको दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना हो तो वो एंगल कैसे निकाला जाएगा? एक लाइन ये है आपके पास, दूसरी लाइन ये है। अगर दोनों लाइनों का स्लोप हमें पता हो, मान लो कि इस वाली लाइन का स्लोप m1 है, इस वाली लाइन का स्लोप m2 है, तो दोनों लाइनों के बीच में दो टाइप के एंगल हुआ करते हैं। एक एंगल हमारे पास थीटा रहता है, दूसरा हमारे पास 180 माइनस थीटा, मतलब एक एक्यूट एंगल रहेगा और दूसरा जो एंगल रहेगा वो ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा। ठीक है, अगर दोनों लाइनों के बीच में जो वास्तव में एंगल मानते हैं वो एक्यूट एंगल को ही मानते हैं, कम वाले को ही एंगल मानते हैं। और अगर आपको ये एंगल निकालना है तो टेन थीटा बराबर क्या रहेगा? टेन थीटा बराबर m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये होगा हमारे पास दो रेखाओं के बीच में कोण का फॉर्मूला रहेगा। दो रेखाओं के बीच में यदि हमें एंगल निकालना हो तो एंगल का फॉर्मूला रहेगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। समझ गए? अगर मैं कह दूं कि दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल है, L1 इज पैरेलल विथ L2, तो थीटा बराबर कितना रहेगा 0। और उस केस में m1 बराबर कितना आ जाएगा m2। उस केस में दोनों लाइंस का स्लोप हमेशा बराबर रहेगा। अगर मैं कह दूं कि पहली रेखा दूसरी पे लंबवत है तो उस केस में m1 इंटू m2 बराबर रहेगा हमारे पास -1। m1 इंटू m2 बराबर रहेगा -1। ठीक है, दो रेखाएं लंबवत है तो उनके ढालों का गुणा हमेशा -1 होगा। अब आपको जो लाइनें हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में दी हुई हो सकती है। अगर आपको ऐसा दिया हुआ हो एंगल बिटवीन, एक तो ये वाली लाइन है आपके पास a1x b1y प्लस का c1 बराबर 0, एक तो ये लाइन है। और एक आपके पास ये वाली लाइन है a2x प्लस का b2y और प्लस का है c2 बराबर है 0। अगर आपको इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालना है जो जनरल फॉर्म की लाइंस है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है हम इसका स्लोप निकालें, इसका स्लोप निकालें फिर एंगल निकालें ना। हमें अगर इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा बराबर a1 b2 माइनस a2 b1 और अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2, a1 a2 और प्लस b1 b2। ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई, नीचे a1 a2 प्लस b1 b2 है ना। और उसको हम लेंगे पॉजिटिव लेंगे ही सोल्व करेंगे, इसको नेगेटिव नहीं लेंगे। अगर इस केस में भी आपको बोल दिया जाए L1 इज पैरेलल विथ L2, दो रेखाएं आपस में समांतर है, दो रेखाएं आपस में समांतर है, तो ऐसे केस में हम बोल देंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बोल देंगे। अगर दोनों रेखाएं आपस में समांतर है तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। अगर मैं बोल दूं कि दोनों रेखाएं आपस में लंबवत है तो उस केस में a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 आ जाएगा, रेखाएं लंबवत हो तो। अरे निकालोगे डायरेक्ट,
हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन देते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं पूरा बता दूं फिर देता हूँ। तो एक टाइप की हमारे पास जो लाइन बनती है वो तो ये वाली बनेगी। दूसरे टाइप की जो लाइन हमारे पास बनती है वो नॉर्मल फॉर्म वाली लाइन बनती है। एक्स कोस अल्फा वन प्लस वाई साइन अल्फा वन बराबर है P1। एक लाइन तो ये है। दूसरी लाइन है हमारे पास एक्स कोस अल्फा टू वाई साइन अल्फा टू और बराबर है P2। अगर आपको इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल पूछ लिया जाए, जो नॉर्मल फॉर्म वाली लाइन है उनके बीच में एंगल पूछ लिया जाए, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस अगर पूछ लिया जाए, तो ऐसे केस में वो होगा अल्फा वन माइनस अल्फा टू का मोड रहेगा। डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्म में जो लाइंस दे रखी है उसमें से इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालने के लिए दोनों में से अल्फा माइनस कर दो। ठीक है क्या? अरे आ गई बात समझ में? तो ये चीज आप ध्यान रखना। अरे ये चीजें फर्क है, ये दोनों में फर्क है। ठीक है, इसमें ऊपर वाली पैरेलल में ऊपर वाली जीरो रहेगी, परपेंडिकुलर में नीचे वाला केस जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाएगी। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आप लोग करना इसको। अगर आपको ऐसा दे रखा है कि x अपॉन टू माइनस का y अपॉन थ्री बराबर आपको दे रखा है 1, एक तो ये वाली लाइन है, और एक आपको दे रखी है कि x अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन फाइव बराबर आपको दे रखा है 3। आपको बताना है एंगल बिटवीन टू लाइंस बताना है, फटाफट से बताना। एंगल बिटवीन लाइंस, बताओ इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? बोलो 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 जल्दी से। एंगल बिटवीन टू लाइंस, आपको इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालना है। तो दोनों लाइनों के बीच में एंगल कैसे पता करोगे आप? तो लाइनों के बीच में एंगल पता करने के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको A1 B2 है ना, वो वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। पहले तो लाइनों को थोड़ा सीधा कर दो, है ना। एलसीएम लेके सीधा करेंगे तो लाइन बनेगी 3x माइनस का 2y बराबर क्या बनेगा 6, पहली लाइन। दूसरी लाइन जो बनेगी हमारे पास 5x प्लस का 3y और बराबर होगा हमारे पास 45। ये दो लाइनें बन गई है। आपको जब भी दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना हो तो हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई माइनस ये इधर मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस का आ जाएगा 10 अपॉन A1 A2 और प्लस आ जाएगा B1 B2 आ जाएगा। समझ गए? तो ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास 19 और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहां से यदि हम थीटा कैलकुलेट कर लें तो थीटा होगा 10 इनवर्स 19 अपॉन 9 रहेगा। 19 अपॉन 9 कई बार पूछा जाता है कि क्या ये एंगल 60 से बड़ा होगा, 45 से बड़ा होगा, तो ये एंगल 45 से बड़ा है। अरे समझ गए क्या? 45 से बड़ा है, एंगल आएगा हमारे पास 19 अपॉन 9 आ जाएगा। ठीक है क्या? क्लियर हो गई कहानी? कई बार आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बोल दिया जाता है 3x माइनस का 4 लेमडा माइनस का 1 इंटू वाई प्लस का 3 बराबर 0। एक लाइन तो आपके पास ये है, और है हमारे पास 5x माइनस का 2y और प्लस का 6 बराबर है 0। आपको बोल दिया जाता है दो केस में आपको लेमडा निकालना है। आपको दे रखा है L1 इज परपेंडिकुलर विथ L2, तो लेमडा कितना रहेगा? L1 इज पैरेलल विथ L2, तो लेमडा कितना रहेगा? दोनों रेखाएं आपस में समांतर है तो लेमडा कितना है, और रेखाएं आपस में लंबवत है तो क्या रहेगा? फटाफट बताना, बोलो जवाब दो जल्दी से। दोनों रेखाएं आपस में समांतर है तो लेमडा कितना? दोनों रेखाएं आपस में लंबवत है तो लेमडा कितना? दोनों रेखाएं जब आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो A1 A2 B1 B2 बराबर 0 होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस 2 इंटू 4 लेमडा माइनस का 1 बराबर में कितना आ जाएगा? 0 आएगा। यहां से हमारे पास आएगा 15 प्लस का 8 लेमडा माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा? 0, और 8 लेमडा बराबर आएगा हमारे पास माइनस का 13। यहां से लेमडा बराबर आएगा माइनस का 13 अपॉन 8 आ जाएगा। लेमडा बराबर माइनस का 13 अपॉन 8 आ जाएगा। अरे ठीक है क्या? समझ गए? हाँ जी। अगर मैं कहूं कि दो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 करोगे तो 3 अपॉन 5 बराबर B1 अपॉन B2 करोगे 4 लेमडा माइनस का 1 और अपॉन माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 बराबर 4 पंजे 20 लेमडा माइनस का 5। यहां से आपके पास लेमडा बराबर आ जाएगा 11/20, लेमडा बराबर आ जाएगा 11/20, 11/20। बोलो, अरे बोल भी जाओ। समझ में आ गई कहानी? है? क्लियर हो गया क्या?
दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, तो कैसे कैसे केस हम लगाते हैं मैंने क्लियर करवा दिया है। एक सुपर इंपॉर्टेंट केस पे आ जाओ। अगर आपको पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन अगर लिखनी हो, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर लिखनी हो, पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, तो वो कैसे लिखी जाएगी? एक गिवन लाइन है, लाइन गिवन है, और उस गिवन लाइन के आपको पैरेलल लाइन लिखनी है, परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, तो वो क्या लॉजिक लगाया जाता है, ध्यान से सुनना। जैसे आपको ये वाली लाइन गिवन है और उस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस का by और प्लस का क्या है c बराबर 0, ये है हमारे पास लाइन। एक तो आपको लिखनी है इस वाली लाइन के पैरेलल लाइन लिखनी है। अगर आप इस लाइन के पैरेलल लाइन लिखेंगे, इस लाइन के पैरेलल लाइन लिखेंगे, उसमें इतना इतना जो पोर्शन है एक्स वाई तक का, वो या तो सेम रेशियो में रहेगा या सेम रहेगा। तो पैरेलल लाइन के केस में आ जाएगा ax प्लस का by और कांस्टेंट इसमें चेंज रहेगा, कांस्टेंट लेमडा 1 बराबर 0। ये तो हो गई हमारे पास पैरेलल लाइन हो गई। अगर आपको लिखनी हो परपेंडिकुलर लाइन, अगर लिखनी हो परपेंडिकुलर लाइन, अगर आपको लिखनी हो इसी के परपेंडिकुलर लाइन, तो वो परपेंडिकुलर लाइन ऐसे लिखी जाएगी, ये परपेंडिकुलर लाइन है। अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के जो कोफिशिएंट है इनको इंटरचेंज करेंगे, बीच का साइन चेंज करेंगे और कांस्टेंट को चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास bx माइनस का ay और कांस्टेंट को चेंज करोगे तो लेमडा 2 बराबर 0। कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है ऐसा कि सर ये जो लेमडा है आप कई बार इधर लिखते हो, कई बार इधर लिखते हो। तुम्हारी जो इच्छा हो ना वो इधर लिख दो, क्योंकि हमें इनको सेटिस्फाई करने के लिए कोई अलग से कंडीशन दे दी जाती है, वो कंडीशन से हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? चलो जी, देखो भाई कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जरा समझना मेरी भावनाओं को। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस इसके पेपर में आए रहते हैं। जैसे आपको ये हमारे को एक लाइन दे रखी है, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है माइनस का 2,3 है, ये आपको दे रखा है 4,5 है, ये माइनस 1,0 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है। आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी निकालना है। आपको बीसी रेखा के लंब समद्विभाजक का समीकरण निकालना है। क्या रहेगा? बीसी रेखा के लंब समद्विभाजक का समीकरण। बीसी रेखा के लंब समद्विभाजक कैसे निकालेंगे? बीसी रेखा के लंब समद्विभाजक का मतलब ये होगा, जरूरी नहीं कि इससे गुजरे, लंब समद्विभाजक जरूरी नहीं कि इस वाले ए से गुजरे, ये लंब समद्विभाजक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आपको निकालना है तो पहली बात तो एक पॉइंट पता होना चाहिए, एक स्लोप पता रहना चाहिए। अगर मैं ये वाला पॉइंट पता करूं, ये बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होगा तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये वाला पॉइंट निकालोगे तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1/2 और आ जाएगा 5 प्लस का 0 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आप निकाल दोगे, कितना आ जाएगा, 3/2, 5/2 आ जाएगा। 3/2, 5/2, ये पॉइंट आपको पता चल गया जहां से रेखा गुजरेगी। अगर हम इसका स्लोप निकालना चाहें, स्लोप ऑफ बीसी निकालें, स्लोप ऑफ बीसी, बीसी का स्लोप निकालें, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कितना आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा इसका, इस वाली रेखा का स्लोप आ गया। अगर मैं इस वाली रेखा को मान लू d और इसको मैं मान लू e, तो स्लोप ऑफ डी अगर मैं निकालू, स्लोप ऑफ डी, जब भी आपको दुनिया में परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना हो, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना हो तो उल्टा करके माइनस कर दिया जाता है। इस लाइन का स्लोप 1 है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इसका उल्टा करके माइनस करने से आ जाएगा। तो उल्टा करके माइनस कर लो, डीई का स्लोप कितना आ गया, -1। इसका स्लोप आपके पास है, ये पॉइंट आपको पता है, तो लाइन की इक्वेशन कैसे नहीं आएगी, लाइन की इक्वेशन आएगी y माइनस y1, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये हमारे पास आएगा, सोल्व कर लो इसको, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अरे समझ गए? हाँ जी, एक तो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है। एक जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको दे रखा है, एक रोम्बस दे रखा है, ये रोम्बस दे रखा है, इस रोम्बस के अंदर हमें दे रखे हैं इसका एक डायगोनल के, ये वाला जो पॉइंट है वो आपको दे रखा है 5, माइनस का 3, और एक जो पॉइंट है वो आपको दे रखा है 8,1 दे रखा है। ये वाला पॉइंट आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपके पास डी है। आपको डायगोनल बीडी की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ डायगोनल, इक्वेशन ऑफ
डायगोनल बीडी, बीडी की इक्वेशन आपको निकालनी है। और ये शेप क्या क्या हो सकती है, ये शेप आपके पास रोम्बस हो सकती है या फिर स्क्वायर हो सकती है। रोम्बस में एक विकर्ण के शीर्ष आपको दे रखे हैं, आपको निकालना क्या है, इसके दूसरी विकर्ण की इक्वेशन निकालनी है। दूसरी विकर्ण की इक्वेशन आपको निकालनी है। क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की बात अलग है भाई। एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है कि वो सामने वाली साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर अलग अलग होता है। हाँ शायद सही लिखा होगा, हाँ बिल्कुल सही है जो तुमने लिखा है। हाँ जी भाई। तो अगर आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, आपको पता है रोम्बस में स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई आपको। रोम्बस में और स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी थी क्या, कि इन दोनों के ये जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, आपको बोला जा सकता है इसकी इक्वेशन लाइन की फॉर्मेट में भी दे दी जा सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपको निकालना है, देखो पहले तो आप निकाल लो ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ध्यान रखना। मिड पॉइंट कोइंसिडेंट होते हैं, तो ये पॉइंट डायगोनल एसी का मिड पॉइंट रहेगा, और ये जो एसी और ये जो बीडी है वो दोनों 90 डिग्री पर रहेंगे। ठीक है, अगर आपको मिड पॉइंट ऑफ एसी निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ एसी जहां से डायगोनल बीडी गुजरेगा, मिड पॉइंट निकालोगे तो x1 प्लस x2/2, तो कितना आएगा 13/2 आ जाएगा। एंड y1 प्लस y2/2 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये आया हमारे पास AC लाइन जो है उसका मिड पॉइंट आ गया जहां से BD पास होगा। अब आपको निकालना है स्लोप ऑफ AC निकालना है। स्लोप ऑफ AC अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/3। ये आया हमारे पास स्लोप ऑफ AC आ गया। अगर मैं कहूं आपको स्लोप ऑफ BD निकालना है, स्लोप ऑफ BD निकालना है, तो क्या होगा, उल्टा करके माइनस करने से आ जाएगा हमारे पास स्लोप। स्लोप आ गया, BD का स्लोप आ गया। और ये पास कहां से होता है, इस वाले पॉइंट से आप इक्वेशन निकाल सकते हो। इक्वेशन कैसे आएगी, y माइनस y1 बराबर माइनस का 3/4 और x माइनस का 13/2। इसको सोल्व कर दो, ये हमारे पास डायगोनल BD की इक्वेशन आ जाएगी। डायगोनल BD की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, समझ गए। एक जो इसका क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको दे रखा है 5x माइनस का 3y और बराबर आपको दे रखा है 8, और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का y एक्सिस पर इंटरसेप्ट 6 है, इंटरसेप्ट 6 यूनिट है। तो बताओ आप लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी। ये जो लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन हमें निकालनी है, और उस परपेंडिकुलर लाइन का y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो 6 यूनिट हमें दे रखा है। तो बताओ लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, बताओ जल्दी से। जो लाइन आपको दे रखी है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आप निकालोगे, और वो परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस पर 6 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगी, तो आपको लाइन की इक्वेशन क्या है वो निकालना है। तो भाई ऐसे केस में क्या कर दें हम, जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई भी लाइन दे रखी है ना, कैसे भी हो सकती है, ये वाली लाइन हो सकती है हमारे पास, ये जो गिवन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन हमें निकालनी है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई, और ये परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट कट करेगी वो कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। 6 यूनिट इंटरसेप्ट है, इसका मतलब 0,6 से वो लाइन पास होगी। या तो आप ये लगा सकते हो या फिर इंटरसेप्ट डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो भाई, आपको इस लाइन की इक्वेशन दे रखी थी 5x माइनस का 3y बराबर है 8। आपको इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देंगे, बीच का साइन चेंज कर देंगे। तो ये लाइन आएगी हमारे पास 3x प्लस का 5y बराबर में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। परपेंडिकुलर लाइन ऐसी आती है, x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज विद साइन, और फिर बराबर में कांस्टेंट मान लेते हैं। बराबर में मान सकते हैं, प्लस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहो तो आप इसका y एक्सिस का इंटरसेप्ट निकाल लो, या फिर इस लाइन को पास कर दो, इस वाले पॉइंट से लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। इसका y एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालूं तो x बराबर क्या रख दूंगा, 0। x बराबर 0 रखेंगे तो y एक्सिस का इंटरसेप्ट, y की वैल्यू आ जाएगी λ/5, और y एक्सिस की जो वैल्यू आती है, y की जो वैल्यू आती है वही तो y का इंटरसेप्ट होता है। तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, 30। खत्म हो गया सवाल। लेमडा इक्वल टू 30 पुट करो तो आ जाएगा 3x प्लस का 5y बराबर कितना दे दिया जाएगा, 30।
अरे बोलो तो सही, समझ में आ गई क्या? हम्म। आगे की बात समझ में। एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर बाद में आगे चलते हैं। जैसे मान लो कि आपको ऐसा दे रखा है, एक लाइन है आपके पास 3x प्लस का 4y और बराबर आपको दे रखा है 10। आपको निकालना है कि पैरेलल लाइन, इस लाइन के पैरेलल लाइन आपको निकालनी है जो एक्सिस पर, जिसका एक्सिस पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी का जो एरिया है वो 10 यूनिट है। बता सकते हो? समझ गए क्या है? मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन की कोई पैरेलल लाइन है जी, ऐसी कोई लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन की कोई पैरेलल लाइन है ये वाली, और ये एक्सो के साथ में जो ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, उस ट्राइंगल का एरिया कितना यूनिट है? 10 यूनिट है। तो आप बता सकते हैं कि क्या इस लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी? बता सकते हैं? बताओ। तो पहली बात तो यह है कि आपको ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन दे रखी है, 3x प्लस का 4y बराबर में कितना है? 10 है। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन अगर आप बनाओगे तो इतना इतना पोर्शन सेम रहेगा, तो आ जाएगा 3x प्लस का 4y बराबर में कितना आएगा? लेमडा। ये जो लाइन है वो एक्सो के साथ में जो ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, उस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं कैसे? सी स्क्वायर अपॉन ए बी से, सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये एरिया होता है सी स्क्वायर अपॉन 2ab, अगर आपको याद हो तो। सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो सी का वैल्यू है लेमडा, लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, और ये एरिया आपको कितना दे रखा है? ये एरिया आपको दे रखा है 10 यूनिट। तो लेमडा स्क्वायर बराबर 4 तिया 12, 12 दूना 24, 240। लेमडा का वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट 240 आ जाएगा। ये लेमडा का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अरे बोल भी जाओ, पल्ले पड़ गई के? अरे क्लियर हो गई कहानी? चलो लिखो फिर आगे। आगे लिखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर आपको कोई भी दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी हो, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकाली जाएगी? जैसे मान लो कि एक लाइन तो आपके पास ये है और दूसरी लाइन ये है। पैरेलल लाइन की खास बात ये है कि इनके अंदर इतना इतना जो पोर्शन है वो बराबर रहता है, ए एक्स प्लस बी वाई तक का पोर्शन बराबर रहता है, कांस्टेंट चेंज रहता है। और ये लाइन हमारे पास ए एक्स प्लस का बी वाई और प्लस का सी टू बराबर क्या रहेगा? 0 रहेगा। आगे बात समझ में? ये पैरेलल लाइन है, दोनों में फर्क जो रहेगा वो कांस्टेंट का रहेगा। और अगर फर्क नहीं है तो इतना इतना पोर्शन बराबर आपको बनाना है, और बराबर बनाने के बाद में अगर हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालें तो दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी d इक्वल टू सी वन माइनस का सी टू और अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा हमारे पास दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस। इसका क्वेश्चन पेपर में आया अभी थोड़े दिन पहले, एनडीए फर्स्ट 2024 में शायद क्वेश्चन आया। आपको दे रखा था स्क्वायर का एरिया पूछ लिया गया, ये स्क्वायर का एरिया पूछ लिया गया, और इस स्क्वायर के अंदर आपको साइड्स दे रखी थी। एक तो आपको दे रखा था 3x माइनस का 4y और प्लस का 15 बराबर 0, एक साइड तो ये है, और दूसरी साइड आपको दे रखी थी 9x माइनस का 12y और माइनस का 5 बराबर 0। ये हमारे को दे रखा है, दो साइड्स दे रखी है। ठीक है, एक क्या है? स्क्वायर की, एक स्क्वायर की आपको अपोजिट साइड्स दे रखी है, और आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था बताइए इसका एरिया क्या होगा। अब आपको यही क्वेश्चन जो है वो सर्किल में भी दे दिया जा सकता है कि सर्किल की दो पैरेलल टेंजेंट, सर्किल की दो पैरेलल टेंजेंट दे रखी हो सकती है। जब पैरेलल टेंजेंट होती है उनके बीच में डिस्टेंस होती है डायमीटर के बराबर। और यदि हम स्क्वायर में निकालते हैं तो स्क्वायर में दो पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस स्क्वायर की साइड की लेंथ आ जाती है। ठीक है, कर लोगे आप। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए जरूरी है कि इतना इतना जो सामान है वो बराबर हो, लेकिन नहीं है तो कर लो बराबर। ये 9x है, या तो इसको 3 से डिवाइड करो या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस का 4y प्लस 45 बराबर क्या आएगा? 0। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो आएगा, क्या किया मैंने? 9x माइनस का 12y। ठीक है, हो गया बराबर। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा c1 माइनस का c2 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस आई, साइड की लेंथ आई, और इस साइड की लेंथ का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया। एरिया बराबर होगा 45 5 50, 50 का स्क्वायर बटे 4 और 1 5, 8 और 4 12,
और 225, 50 का स्क्वायर बटे 225 हमारे पास एरिया आ जाएगा। बोल भी जाओ, सही है क्या? समझ में आ गया क्वेश्चन? अभी हाल फिलहाल में ताजा तरीन क्वेश्चन है, एनडीए शायद सेकंड का है या फर्स्ट का है, देख लो तुम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा, कई बार आपको क्या है कि दो लाइनों के समदूरस्थ रेखा दी जाएगी, का समीकरण पूछा जाएगा। इक्वी डिस्टेंट लाइन की इक्वेशन आपसे पूछी जाएगी। इक्वी डिस्टेंट लाइन की इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए तो इक्वी डिस्टेंट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? जैसे एक लाइन आपके पास ये है, दूसरी लाइन आपके पास ये है। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है आपके पास 5x माइनस का 12y और माइनस का 10 बराबर 0। दूसरी लाइन आपके पास ये है 5x माइनस का 12y प्लस का 3 बराबर है 0। आपको क्या निकालना है? इन दोनों लाइनों के इक्वी डिस्टेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इक्वी डिस्टेंट लाइन हमेशा दोनों के पैरेलल होती है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो सेम रहती है। तो ऐसे केस में जब इक्वी डिस्टेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो आपको क्या करना पड़ता है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का आधा कर सकते हो आप, या फिर आप ये देख लो कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो जाएगी। इन दोनों का मिड पॉइंट बताओ कितना हो? ये -10 यूनिट में है, ये 3 के अंदर है, तो माइनस का 10 प्लस का 3/2 कर दें, -13/2 कर दें, तो -13/2 से लाइन पास होगी। या फिर आप थोड़ा सा इसको और सिंपली समझ पाओगे, ये 4 = 0 कर दो। समझ रहा? इक्वी डिस्टेंट लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस सेम करनी है, और सेम करोगे तो देखो दोनों के अंदर इतना इतना पोर्शन तो बराबर है, केवल कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट बीच वाला कांस्टेंट आ जाना चाहिए। ये 0 से -10 है, ये 0 से 4 है, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 10 प्लस का 4/2 कितना आया? -3। तो केवल कांस्टेंट का फर्क आएगा। ये आ जाएगा लाइन 5x माइनस का 12y और माइनस कितना आ जाएगा? माइनस का 3 बराबर 0। आप दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस निकाल के देख लो। इसमें से इसको माइनस करोगे 7, इसमें से इसको माइनस करोगे 7, आ गया। और बाकी तो पोर्शन सेम ही है, ठीक है? हाँ, तो ये वाली चीज आपको फॉलो करनी है, थोड़ी सी ध्यान रख लेना। अब आती है हमारे पास कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस, कॉनकरेंट लाइन, कॉनकरेंट लाइन का मतलब होता है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, ये क्या चीज होती है? जहां पर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है, वहां से तीसरी रेखा गुजर जाए तो इनको बोलते हैं कॉनकरेंट लाइन बोलते हैं। ये लो जी, ऐसे ये दो रेखाएं काट रही है, यहां से तीसरी लाइन अगर पास हो जाती है तो इसको बोला जाता है कॉनकरेंट लाइन बोला जाता है, ठीक है? इसकी कंडीशन होती है, 3 लाइनों की इक्वेशन आपको दे रखी होगी, कंडीशन ऐसी होगी A1 B1 C1, और कंडीशन होगी आपके पास A2 B2 C2, और होगा हमारे पास A3 B3 एंड C3 होगा, ठीक है? इनसे बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है उसको आप 0 के बराबर कर दो। इसको बोलते हैं हम कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी बोलते हैं, संगामी रेखाओं का प्रतिबंध इसको बोला जाता है, ठीक है? 3 रेखाएं संगामी हो तो उनसे बनने वाला डिटर्मिनेंट आप 0 कर दो तो हमारे पास कंडीशन आ जाती है, ठीक है जी? आपको ये दे रखा है कि कई बार ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं, संगामी बिंदु बोला जाता है। ये संगामी बिंदु होता है जहां से ये रेखाएं गुजरती है। या आप ऐसे कर सकते हो, इन दोनों से एक्स वाई का वैल्यू निकाल के तीसरी के अंदर पुट कर दो, तो उससे कोई कांस्टेंट का जो वैल्यू हमारे पास नहीं होता है वो कांस्टेंट का वैल्यू हमें मिल जाता है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। हम्म, बोल जाओ जल्दी से। पैरेलल, परपेंडिकुलर लाइन, डिस्टेंस, कॉन्करेंट, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है ना? सारी चीजें क्लियर कर दी भाई। अरे आप बोलो तो सही, समझ में आया क्या? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो हमारा ऐसे लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे लेवल का क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको दे रखा होता है कॉन्करेंट पॉइंट के बारे में पूछा जाता है। जैसे आपको दे दिया जाता है ABC हमारे पास AP में है, GP में है, ऐसा बोल दिया जाता है ABC आर इन AP। अगर ABC जो है वो तो है हमारे पास AP में, और आपको बोल दिया जाएगा कि 2AX, इसको लिख लो आप ऐसे, ABC AP में है, और आपको बोल दिया जाएगा, ऐसी कंडीशन आपको दे रखी है, चलो आप लिख लो, AX माइनस का 3BY, 2AX माइनस का 3BY प्लस का 4C बराबर 0। ये कंडीशन आपको दे रखी है। आपको बोला ABC AP में है,
और ये हमारे पास कुछ कॉन्करेंट लाइंस का ग्रुप है, तो हमें बताना है इसके अंदर कॉन्करेंट पॉइंट क्या रहेगा, संगामी बिंदु क्या रहेगा। फटाफट से बता दो संगामी बिंदु क्या रहेगा। इन सारी रेखाओं का संगामी बिंदु क्या रहेगा। इनसे क्या है कि बहुत सारी लाइंस बन सकती है, पता है आपको, बहुत सारी लाइंस बन सकती है। एबीसी का वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे हमारे पास लाइंस बच जाएगी। बोलो जी, बताओ। हम्म। कल कौन सा टॉपिक होगा? देखो भाई, इसके बाद में सर्किल ही आता है, तो देखते हैं, सर्किल पढ़ा देते हैं। और कल कल की क्लास और है जिसमें थोड़ा कम टाइम मिलेगा, फिर तो परसों से हमें वापस ज्यादा टाइम मिल जाएगा। और जो टॉपिक है कैलकुलस वाले, वो मैं आराम से तुम्हें करवा दूंगा, ज्यादा टाइम देके करवा दूंगा। लेकिन हाल फिलहाल जो बच्चा एनडीए डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहा है उस बच्चे के लिए पूरा फोकस अभी सेल्फ स्टडी पे कर लो, क्योंकि मेरी भी क्लासेस कम आ रही है ना। और कल जो हमारी मिक्स प्रैक्टिस की क्लास है उसका टाइम हो सकता है हम चेंज कर दें। आज तो वही रहेगा, मिक्स प्रैक्टिस 5 बजे, हो सकता है कल चेंज कर दें, तो मैं आपको अपडेट करूंगा। हाँ जी भाई, आपको दे रखा है एबीसी एपी में है। अगर एबीसी 3 संख्याएं एपी में है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसा करोगे आप 2b बराबर a प्लस सी करोगे। आप इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो आएगा a माइनस का 2b, a माइनस का 2b प्लस का c बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। आप इन दोनों का कंपेयर यदि करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो देखो इसमें c का कोफिशिएंट 4 है, इसमें c का कोफिशिएंट 1 है, बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 4a माइनस का 8b प्लस का 4c बराबर क्या रहेगा, 0। देखो ये कोफिशिएंट देखो दोनों के अंदर बराबर है, बराबर है। तो अब हम कंपेयर करेंगे इनमें। इनमें x, a का जो कोफिशिएंट है वो है 2x, a का कोफिशिएंट 2x, इसमें a का कोफिशिएंट कितना है, 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा जी, 2 आएगा। सेम इसमें y का b का कोफिशिएंट देख लो, b का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 3y, और इसमें b का कोफिशिएंट कितना है, -8। तो y बराबर आएगा हमारे पास 8/3। यही हमारे पास कॉन्करेंट पॉइंट है, कितना, 2,8/3। ठीक है क्या? चलो जी। एक बच्चा हमारी क्लास में है एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, और बेटा वो बच्चा हमारा ओल्ड स्टूडेंट है, कमेंट कर रहा है कि एनडीए का भीष्म बैच का स्टूडेंट हूँ, कुछ मेडिकल इश्यूज के कारण एनडीए में नहीं हो पाया, लेकिन मेरा एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम कर लिया है, प्री कर लिया है। चलो भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है। आपके ऐसे कोई डिटेल्स वगैरह हैं, आप अगर बाद में जाके कहीं पे सक्सेस होते हैं, कोई एग्जाम क्रैक करते हैं, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मुझे इंस्टा के माध्यम से आप कर सकते हैं। और नहीं तो ये जो नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे अपडेट कर सकते हैं, 95 11 56 55 73। अगर आप चाहें तो इस नंबर पर आप अपनी डिटेल मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है, आज देखना मेरे चैनल की जो कम्युनिटी है उसके अंदर एक बच्चे का फोटो लगा है, आप देखना। और वो है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, कमीशन के अंदर वो बच्चा फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बना है। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, उसने एनडी की प्रिपरेशन करी थी। तो मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, जो अभी जैसे यूपी टीजीटी का एग्जाम है, मई में है, और उसके बच्चे भी हमारी एनडी की प्रिपरेशन की क्लास से किया करते हैं। हालांकि वो मतलब और स्कूल्स वगैरह में पढ़ाया करते हैं, आपके जैसे आपके छोटे भाई बहनों को वो पढ़ाया करते हैं, लेकिन इस वाली क्लास से वो टीजीटी का प्रिपरेशन किया करते हैं। तो आप लेवल समझ सकते हैं कि इस क्लास का लेवल क्या रहता है। ठीक है। तो अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके एनडीए में सिलेक्शन हो या ना हो, चलो खैर वो तो बाद की बात है, एयरफोर्स में सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन इस मैथ्स, जो टेक्निकल मैथ्स जहां पर भी आपकी काम में आएगी, वहां पर आप बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ में आगे बढ़ोगे। ठीक है। अब केवल ये वाली क्लास पढ़कर अगर बच्चा जेई मेंस में 98 परसेंटाइल ले आता है, तो आप सोचो कि लेवल क्या रहा होगा इस क्लास का। ठीक है। और फिर तो ऑफलाइन में तो खैर गर्दा अलग ही लेवल का हम उड़ाएंगे, शानदार लेवल का। ठीक है। तो ये नंबर है, ये वाले नंबर पर कोई आपको अगर लगे, आपका कोई साथी या मेरे से पढ़ा हुआ कोई बच्चा कहीं पर सेलेक्ट हो जाए, तो आप अपडेट कर सकते हैं, ताकि मेरे लिए भी एक बहुत अच्छे मोमेंट वाली बात होती है, प्राउडफुल मोमेंट होता है। चलो भाई, आज की क्लास का समापन हम यहीं पे करेंगे। स्ट्रेट लाइन का पोर्शन आपका खत्म है, और मैंने इसके अंदर एक पार्ट जो है ना फुट एंड इमेज का, वो आपको पहले करवा दिया, तो यहाँ पे मैंने फुट एंड इमेज का पोर्शन नहीं करवाया है। ठीक है। 3 क्लास हो चुकी है, कल की क्लास के अंदर हम शायद सर्किल स्टार्ट कर देंगे और बेहतरीन लेवल पर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है भाइयों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।